आप सभी का स्वागत है घोटल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम सीजीपीएससी के संपूर्ण रणनीति पे बात करेंगे, खासकर प्रीलिम्स, क्योंकि आगामी अभी परीक्षा जो है फरवरी 2026 में सीजीपीएससी 2025 की प्रीलिम्स की परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, तो आज हम प्रीलिम्स पे मुख्य रूप से जो प्रीलिम्स 2025 है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सीजीपीएससी का जो एग्जाम का जो पैटर्न है या फिर जो प्रोसेस है हम उसको समझते हैं। ठीक है, तो 26 नवंबर को, कब? 26 नवंबर को सीजीपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ठीक है, किस एग्जाम के लिए? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के लिए, जो प्रशासनिक डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, ये सब के जो पोस्ट हैं क्लास 2 और क्लास 3, इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 26 नवंबर को। अब इसमें जो है वो 3 स्टेज में ये प्रोसेस चलता है। सबसे पहले होता है सीजीपीएससी का प्री। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम है प्री का, फिर दूसरा है मेंस का, फिर तीसरा है इंटरव्यू का। तो ये जो परीक्षा है ये मुख्य रूप से 3 चरणों में संचालित होती है। सबसे पहले हमको प्री देना है, उसके बाद फिर प्री को क्वालिफाई करने के बाद हमें मेंस में, हम मेंस लिखते हैं। मेंस में 7 पेपर होते हैं कुल, तो हम सबसे पहले प्री क्वालिफाई करेंगे, फिर हम मेंस में बैठेंगे, फिर मेंस के एग्जाम में हम अगर पास होते हैं तो हमको इंटरव्यू कॉल आता है। ठीक है, अब इंटरव्यू का जो नंबर और मेंस का जो नंबर है वो मिला के मेरिट लिस्ट बनता है। इस प्रकार हम सिलेक्शन लेते हैं और जो भी हमारा मनचाहा पोस्ट है, मनचाहा तो नहीं क्योंकि जिसका जितना पोस्ट है वही वही मिलेगा, तो हमको आगे पोस्ट मिलता है। ठीक है, तो हम, क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 4.5 से 5 महीने का समय है और हमेशा ये क्वेरी आते रहता है कि अभी हम क्या करें, प्री पढ़े, मेंस पढ़े, बच्चों लोगों के भी अलग अलग सवाल होते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा जो पेपर होता है ये प्री का, ठीक है, क्योंकि हम जब तक प्री नहीं पास करेंगे हम मेंस में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये एक सीढ़ी है। ठीक है, पहले सबसे सीढ़ी का पहला स्टेप क्या है? प्री, फिर दूसरा मेंस, फिर इंटरव्यू, ऐसे करके हमको एक सीढ़ी चढ़ना है। तो अगर हम प्री ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा साल खाली हो जाएगा। तो हमारे लिए प्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि नहीं प्री को मत पढ़ो, मेंस पढ़ो, दोनों पढ़ना चाहिए, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका प्री नहीं निकल पाया तो क्या हो जाएगा? पूरा साल आपको वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी वैकेंसी साल में एक ही बार आती है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या है प्री। अब प्री में क्या होता है? प्री एक दिन का परीक्षा होता है, उसमें 2 पेपर होते हैं, सुबह 10 से 12, उसके बाद फिर 3 से 5, 2 पाली में परीक्षा आयोजित होता है, जिसमें पहला पेपर जो है वो किसका है? जीएस का, और दूसरा जो पेपर है वो है एप्टीट्यूड का। ठीक है, तो जो पहला पेपर है जीएस का, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न में 50 इंडिया जीएस का और 50 छत्तीसगढ़ जीएस का, जिसमें प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं? 2 अंक के, तो कुल 200 अंक का। लेकिन इसमें 1/3 क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं और 3 प्रश्न गलत करते हैं तो वो एक प्रश्न आपका कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि अगर आपको एक प्रश्न में 2 नंबर मिलते हैं और आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 2 नंबर से 0.66 मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग चलती है सीजीपीएससी में। सीजी व्यापम में ये 1/4 होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग चलती है। ठीक है, उसके बाद फिर जो दूसरा पेपर होता है ये होता है एप्टीट्यूड का पेपर। ये भी 100 प्रश्न होते हैं, इसमें भी 2 अंक के 100 प्रश्न होते हैं। लेकिन ये जो दूसरा पेपर है, ये जो एप्टीट्यूड का पेपर है, ये क्वालिफाइंग होता है। इसको हमको क्या करना पड़ता है? क्वालिफाई करना पड़ता है। जब तक कि हम पेपर 2 क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक हम जीएस पेपर, तब तक हमारा चेक नहीं होगा। इसलिए ये क्वालिफाइंग है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो जब हम इस पेपर को हम क्वालिफाई करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा? जीएस का पेपर चेक होगा और उसी आधार पे हमारा जो भी सिलेक्शन है, जो कट ऑफ है, वो डिसाइड होता है। ठीक, अब एप्टीट्यूड में भी 100 मार्क्स के 100 प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। अब देखिए ये पेपर क्योंकि क्या है? क्वालिफाइंग है, तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये 33% लाना इंपॉर्टेंट है। 33% का अर्थ है कि आपको 100 प्रश्नों में 33 प्रश्न आपको सही करने हैं। मतलब कि कितने मार्क्स लाने हैं हमको? 66 मार्क्स। ठीक है, तो हमें 200 नंबर में 66 मार्क्स जनरल वालों को, और जो एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 46 मार्क्स लाने होते हैं, अर्थात 23%। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आप 66 प्रश्न लाएंगे, उसके बाद आपका जीएस का पेपर चेक होगा और क्या होगा? आपका कट ऑफ जो भी है उसके हिसाब से फिर डिसाइड होगा। और एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट है उनको 23% अर्थात कि 46 नंबर लाना होता है। तो ये प्री की एक सतही बात हो गई। इसके बाद फिर जैसे हम प्री पास करते हैं, दूसरे स्टेज पे क्या आता है? मेंस आता है। अब जब हमारा प्री लगभग फरवरी माह में होता है, ठीक है,
फरवरी माह में प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद लगभग 3.5 से 4 महीने का समय होता है। फिर जून का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें क्या होता है, मेंस होता है। मेंस में 7 पेपर होते हैं, 200 नंबर के, कुल 1400 अंक के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मेंस के बाद लगभग 3 से 3.5 महीने में मेंस का रिजल्ट आता है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में कुल 100 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये 1400 और 100 नंबर मिला के कुल मिला के 1500 नंबर से हमारा क्या बनता है, मेरिट लिस्ट बनता है। अब हम आज केवल और केवल प्रीलिम्स पे चर्चा करेंगे कि प्रीलिम्स में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, अभी जो आगामी 4 से 5 महीने में हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, प्री पढ़े या मेंस पढ़े, इस तरीके के आप लोगों के मन में सवाल होंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन प्रीलिम्स ये सीजीपीएससी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें प्री मेंस सभी का डेट उसी में मेंशन कर दिया जाता है। अब ये सीजीपीएससी का क्या है, सिलेबस है। ये सीजीपीएससी जब नोटिफिकेशन जारी करता है 26 नवंबर को, तो उसी में ये सिलेबस दिया रहता है। ये सिलेबस मैंने पिछले नोटिफिकेशन से उठाया है, ठीक है। अब हम सिलेबस की बात करें तो जो पहला पेपर क्या है, सामान्य अध्ययन, और दूसरा पेपर क्या है, योग्यता परीक्षा। तो पहले पेपर में जो 100 प्रश्न है उसमें से 50 प्रश्न किसके होते हैं, इंडिया जीएस के, और 50 प्रश्न होते हैं छत्तीसगढ़ जीएस के। अब जो इंडिया जीएस है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री का अगर हम वेटेज देखें, हमारे कुल प्रश्नों में जो 50 प्रश्न होते हैं उसमें 10 से 12 प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है, 10 से 12 प्रश्न। उसके बाद फिर है भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है, इसमें लगभग 7 से 9 प्रश्न आते हैं। जो भूगोल है इसमें इस सब्जेक्ट से 7 से 9 प्रश्न आते हैं। उसके बाद फिर भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें से लगभग 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद फिर है भारत की अर्थव्यवस्था, यानी इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इसमें से भी 5 से 7 प्रश्न आते हैं। और फिर यहाँ पे एक है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी साइंस। अब देखो ये यहाँ पे लिखा है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इसको मैंने पर्यावरण के साथ मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि हमारा पेपर 4 जो कंप्लीट पेपर है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट पेपर 4 का हिस्सा है, ठीक है। तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट को मिला के लगभग 6 से 8 प्रश्न आते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा है भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति। अब जो कला, साहित्य एवं संस्कृति वाला जो पोर्शन है वो उसका आधा पोर्शन लगभग इंडियन हिस्ट्री से कवर हो जाता है। इंडियन हिस्ट्री में कैसे है, जैसे कि मंदिर निर्माण शैली, स्थापत्य शैली, ये सब जो संस्कृतियां हैं वो सब हम इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपका इंडियन हिस्ट्री से कवर हो जाता है। अब यहाँ पे भारतीय दर्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे जो मेंस का जो सिलेबस है पेपर 6 पार्ट 1 उसमें भारतीय दर्शन है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा डीपली नॉलेज में पढ़ते हैं, थोड़ा डीप पे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दर्शन है ये केवल एक जनरल सामान्य, उसके बारे में सामान्य जानकारी रखनी है। और ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है, यहाँ से 2-3 प्रश्न भारतीय दर्शन से अलग से पूछता है, और ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि बन जाते हैं अक्सर भारतीय दर्शन के क्वेश्चन, काफी सीधा सीधा पूछ दिया जाता है, जैसे सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, ऐसा करके, तो ये बन जाता है। ये 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे दर्शन से आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है समसामयिक घटनाएं एवं खेल, ठीक है, समसामयिक घटनाएं एवं खेल। अब ये जो विषय है करंट अफेयर, ठीक है, ये क्या है, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर जो है इंडिया का वो लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, 9 से 10, 11 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इन विषयों को हम तैयार कैसे करें, खासकर इंडिया जीएस का। तो आप जो भी इंडियन हिस्ट्री है, क्योंकि ये काफी वास्ट सिलेबस है, काफी बड़ा सिलेबस है, तो कई लोग कोशिश करते हैं कि इसको छोड़ दे, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हमको, क्योंकि 10 से 12 प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। 10 से 12 में पूरा प्रश्न ना भी बने तो एटलीस्ट हमसे 5 से 6 प्रश्न जो बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो तो बनने ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो हिस्ट्री है इसके लिए आप क्या करेंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है। जितने भी सीजीपीएससी द्वारा आए हुए प्रश्न हैं, व्यापम में आए हुए प्रश्न हैं, उसके अलावा जो अदर स्टेट के जो पीएससी है वहां से आप घटना चक्र उठा के लगा सकते हैं। तो बेसिक हिस्ट्री जितना प्रीवियस ईयर आए हुए हैं घटना चक्र में दिया हुआ है
उसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर उससे बाहर प्रश्न आते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि हमने जो पढ़ा है उतना इनफ है, उससे बाहर अगर आता है तो वो किसी से नहीं बनेगा, और वहां से कट ऑफ डिसाइड भी नहीं होता। कट ऑफ वहीं पर डिसाइड होता है जहां तक सिलेबस में दिया हुआ है, जहां तक हम सिलेबस में कवर कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जियोग्राफी में भी हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा आर्थिक भूगोल। ठीक है, अब भौतिक भूगोल में नदियां, पहाड़, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ते हैं। अब जो आर्थिक भूगोल होता है उसके कुछ टॉपिक इकोनॉमिक से कवर होते हैं, जैसे कि उद्योग, ऊर्जा, कृषि, ये जो ऐसा टॉपिक है जो जियोग्राफी में भी है और किसमें भी है, इंडियन इकोनॉमी में भी है। जनगणना, तो ये सब कुछ विषय हैं, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो जियोग्राफी का भी पार्ट है और इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है। तो एक साथ दो काम हो गया, जियोग्राफी में भी काम आ गया वो और इकोनॉमी में भी काम आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है 8 से 10 प्रश्न किसके आते हैं, पॉलिटी के। पॉलिटी सीधा सीधा लक्ष्मीकांत उठा के आप पढ़िए, और पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 10 प्रश्न भी आते हैं तो पॉलिटी अगर हमारा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 8 प्रश्न बन ही जाते हैं। ठीक है, एक आध दो प्रश्न अगर कुछ एकदम अनुच्छेद 1 2 3 ऐसा करके पूछ दे तो वही नहीं बनता है, बाकी बेसिक अगर पॉलिटी पूछ रहा है प्रश्न में तो वो बन जाते हैं। ठीक है, अब साइंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, इस संबंध में हमको एक्स्ट्रा नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है। जो सामान्य विज्ञान है जो हम पढ़ते हैं, इसके लिए भी घटना चक्र, ये जो इंडिया के जितने भी विषय हैं इसके लिए घटना चक्र इनफ है। आप घटना चक्र उठाइए, घटना चक्र में जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उसको पढ़िए, और उतना जितना भी उसकी प्रैक्टिस बार बार कीजिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर को मैक्सिमम लोग भूल करते हैं इसको अंतिम में पढ़ने का। ठीक, तो करंट अफेयर जो है अंतिम में पढ़ने का ऐसा है कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे हम दिसंबर तक जीएस पढ़े, अब फरवरी में हमारा पेपर, हम जनवरी में करंट अफेयर उठाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर में फैक्चुअल चीजें ज्यादा है तो याद होती नहीं है, तो क्या करें हम प्रेशर में आने लगता है, यार करंट अफेयर नहीं हो रहा है, इतनी सारी चीजें हैं। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, अगर आपको न्यूज़पेपर में भी नहीं समझ में आ रहा है कि न्यूज़पेपर में क्या हमारे लिए यूजफुल है क्या नहीं है, कई लोग न्यूज़पेपर में ना छांट नहीं पाते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी न्यूज पढ़ते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए 1 से 2, जैसे घोटल अकेडमी का भी टेलीग्राम चैनल है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आप जुड़िए, वहां पे हम जो एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका पेपर कटिंग हम वहां पे डाल देते हैं, आप उसको पढ़िए। उससे क्या रहेगा कि हम यूज टू रहेंगे करंट अफेयर से, हाँ ऐसी चीजें हैं, तो एक ही बार जब लास्ट में कोई भी मैगजीन आएगी हम उठा के पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए एक बर्डन नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार हम कुछ नया चीज पढ़ेंगे तो हमको वो याद नहीं होता। इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली आप इन करंट अफेयर से अवेयर रहिए, सिचुएशन से अवेयर रहिए, किसको क्या पुरस्कार मिल रहा है, हमारा देश ऑल इंडिया लेवल पे या फिर विश्व लेवल पे कौन से स्थान पे है, किसमें क्या है, ये सब चीजों को आप करंट से जुड़े रहेंगे तो लास्ट में थोड़ा थोड़ा अभी न्यूज़पेपर से कवर कर लीजिए। फिर जो भी मैगजीन्स आती हैं 6 मंथ 1 ईयर लास्ट में उठा के आप एक बार उसको पढ़ लेंगे तो वो एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके ये तो हो गई इंडिया जीएस की बात। फिर इसके दूसरे पार्ट में 50 प्रश्न किसके आते हैं, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान यानी कि सीजीजीएस। अब इसमें भी छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान यानी कि सीजी हिस्ट्री। तो सीजी हिस्ट्री में भी 8 से 10 प्रश्न। छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी में कंप्लीट चीजें हैं, जलवायु है, ठीक है, भौतिक दशाएं हैं, जनगणना है, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र हैं, ये सब मिला के। अब जो छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज है, ठीक है, ये भी क्या है, जियोग्राफी का भी पार्ट है। इसलिए देखने में तो आप देखेंगे कि ये सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब हम इसको सब्जेक्ट वाइज इसको जब हम सेटअप करते हैं तो यहाँ पे देखिए जियोग्राफी के ही सब्जेक्ट को 2 पॉइंट में दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि हम जो मेंस में भी पेपर 5 के पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ जियोग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें ये सारा टॉपिक छत्तीसगढ़ जियोग्राफी का ही पार्ट है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 10 से 12 प्रश्न सीजी जियोग्राफी से आता है। ठीक है, उसके बाद फिर है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां, ठीक है, जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार। अब ये भी 2 अलग अलग पॉइंट में दिया हुआ है, लेकिन है किसका हिस्सा, आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर का जो रोल है वो छत्तीसगढ़ के जीएस में बहुत ज्यादा है, सीधा सीधा 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। अब जो आर्ट एंड कल्चर है इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसमें जनजातियां भी हैं, नृत्य हैं, गीत हैं, संगीत हैं, और इसी में छत्तीसगढ़ की जो बोली से संबंधित मुहावरे, जनौला, हाना, ठीक है, ये सब भी पूछा जाता है। इसलिए 10 से 15 प्रश्न यहाँ से आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। अब
पंचायती राज से अभी रिसेंट में हर पेपर में, चाहे वो सीजीपीएससी का कोई भी पेपर हो, अभी रिसेंट में एडीआई भी हुआ है, उससे पहले प्री के पेपर्स हुए हैं, व्यापम का कोई भी पेपर हो रहा है, पंचायती राज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये हर पेपर में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसमें मुख्य रूप से जो पंचायती राज और नगरीय निकाय है ये हमको पढ़ना है, ये हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से कितने प्रश्न, 6 से 8 प्रश्न लगभग आ रहे हैं। उसके बाद फिर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में सीजी का जो करंट अफेयर है इसमें भी 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट का वेटेज है, हिस्ट्री में भी 8 से 10 प्रश्न है, जियोग्राफी में भी 10 से 12 प्रश्न है, आर्ट एंड कल्चर में भी 10 से 15 प्रश्न है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव से भी है 6 से 8 प्रश्न, और करंट अफेयर में भी 8 से 10 प्रश्न है। तो इसमें ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जितना सिलेबस में दिया है उतना हमको पढ़ना है, ठीक है। एटलीस्ट मिनिमम जितना सिलेबस दिया है, जब तक आप सिलेबस कवर नहीं करेंगे, पीएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो छत्तीसगढ़ जो करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए भी सेम आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज में अगर कुछ हाईलाइटेड है, खासकर पुरस्कार अगर किसी को मिला है, या फिर छत्तीसगढ़ का कुछ ऑल इंडिया लेवल पे कुछ स्थान है, तो इन सब चीजों को आप देखते चलिए, फिर लास्ट में आप मैगजीन उठा के इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट कि कौन से सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं। अब इसमें जो पेपर 2 है, ठीक है, वो क्या है, सीसेट है, यानी योग्यता परीक्षा। अब ये पेपर क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, क्योंकि हमको इसमें केवल 66 नंबर लाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको लाइटली लेने के यार 66 नंबर तो आ जाएगा। अगर हम पिछले 2 साल को छोड़ दें, 2024 और 23 को छोड़ दें, तो उससे पहले सीसेट क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। लोग 66 नंबर 46 नंबर तक नहीं ला पाते थे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग एकदम कैलकुलेटिव था, आता सबको था, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस हम करते नहीं अच्छे से, तो उससे क्या कि वहां पे बनता नहीं, आंसर्स नहीं आते हैं, हम पैनिक करने लगते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पेपर जो सीसेट है उसको भी इग्नोर नहीं करना है, इसको भी लाइटली नहीं लेना है, डेली हमको सीसेट भी पढ़ना है। अब सीसेट में इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक मैथ्स रीजनिंग है, दूसरा लैंग्वेज है। तो जो मैथ्स रीजनिंग है इसको मिला के लगभग 70 प्रश्न आते हैं, ये एक हम ऑन एन एवरेज लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो लैंग्वेज है उसमें हिंदी लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ये दोनों लैंग्वेज शामिल है। लगभग 15 नंबर हिंदी से और 15 प्रश्न सीजीजीएस से, ठीक है। लगभग 15 प्रश्न हिंदी से और 15 प्रश्न किससे, सीजी लैंग्वेज से लगभग पूछा जाता है। मतलब लैंग्वेज से कुल मिला के ऑन एन एवरेज 30 प्रश्न आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनसे तो मैथ्स बन जाएगा, तो वो लोग लैंग्वेज में ज्यादा ध्यान नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको एकदम मैथ्स में कॉन्फिडेंस रहना है। आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं फिर भी आप लैंग्वेज जरूर पढ़िए, क्योंकि वहां पे ना ये ओवर कॉन्फिडेंस एग्जाम में वो परेशान करता है हमसे। ठीक है, मैं आपका सवाल समझ रही हूँ। आपका सवाल ये है कि अगर हम मैथ्स रीजनिंग को छोड़ दें तो हमको कितना लाना है, हमको तो सिर्फ 33 प्रश्न ही सही करने हैं, 33 प्रश्न। या फिर अगर आप जनरल ओबीसी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो 23 प्रश्न सही करने, चलिए आपको 46 नंबर लाना है, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हैं कि हम सिर्फ लैंग्वेज पढ़ेंगे, हम मैथ्स रीजनिंग छोड़ देंगे। देखिए ये चीज हो सकता है कि एग्जाम या ऐसे प्रश्न आ जाए जो आपसे बन जाए तो आपके फेवर में हो जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा प्रश्न आता है हिंदी लैंग्वेज या छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी थोड़ा परेशान करने वाला, थोड़ा घुमावदार, तो हम फंस सकते हैं यहाँ पे। तो या हम पूरा लैंग्वेज पर लाई करना और पूरा मैथ्स रीजनिंग पर लाई करना, ये दोनों रिस्की है, बहुत ज्यादा ये रिस्क टेकिंग मतलब हो सकता है कि हम केवल लैंग्वेज पढ़ें, मैथ्स रीजनिंग नहीं बनता इसको छोड़ दें। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग जो है आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मेंस में भी, मेंस के पेपर 4 के पार्ट 2 में। अगर हमारा मतलब सिलेक्शन मैक्सिमम लोगों का नहीं हो रहा है उसका कारण क्या है, मैथ्स और रीजनिंग। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सीसेट के साथ साथ ही आपके मेंस में भी काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स रीजनिंग केवल पढ़ लेते हैं, लैंग्वेज छोड़ देते हैं, लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, मैथ्स रीजनिंग छोड़ देते हैं। आपको ये दोनों को लेके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही पेपर आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, पोस्ट लेना, सिर्फ प्रीलिम्स पास करना तो है नहीं। तो हमको पोस्ट लेना है तो हमको लैंग्वेज का भी जानकारी होना चाहिए और मैथ्स रीजनिंग का भी, ठीक है। तो ये सिलेबस पे कंप्लीट चर्चा हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास कितना समय है। आज 15 सितंबर है, ठीक है। तो हम अगर समय आज से कैलकुलेट करें तो देखिए हमारे पास कितना समय है। लगभग सितंबर में हम 15 दिन मान के चलते हैं। उसके अलावा कंप्लीट अक्टूबर, कंप्लीट नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हम मान के चल रहे हैं
कि 8 फरवरी या तो फिर 15 फरवरी को पेपर हो सकता है। जनरली ये टेंडेंसी होती है कि जो फरवरी का जो दूसरा हफ्ता है, ठीक है, फरवरी का जो दूसरा रविवार होता है, दूसरा संडे होता है, उसी दिन क्या होता है, परीक्षा होती है। तो इस बार दूसरा संडे 8 तारीख को पड़ रहा है, या तो फिर अगर 8 को नहीं होगा तो ये 15 फरवरी को होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास फरवरी में कितना दिन है, 1 हफ्ते है। तो लमसम अगर देखा जाए तो 4.5 से 5 महीने का हमारे पास क्या है, समय है। अगर हम आज से देखें तो हमारे पास कितना समय है, मात्र 4.5 से 5 महीने। अब इन 4.5 से 5 महीने में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है कि प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें, ठीक। अब प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें, इसका सवाल, ये जो सवाल है ये अलग, इसमें इसको मैंने कुछ कैटेगरी में बांटा है, उसे समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं, ये 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, ठीक। एक वे स्टूडेंट जो पहली बार प्री दे रहे हैं, पहला अटेम्प्ट है, या तो फिर वे स्टूडेंट जो दूसरी या तीसरी बार प्री दे रहे हैं लेकिन अभी तक प्री नहीं निकला है, मतलब जो अभी तक प्री एक बार भी क्वालिफाई नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये पहले उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए जो या तो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं या तो दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, बट अभी तक प्री क्वालिफाई नहीं हुआ है। और दूसरे वे स्टूडेंट है जो मल्टीपल टाइम प्री दे चुके हैं, ठीक है, या तो वो प्री क्वालिफाइड है, प्री दे के मेंस में बैठ चुके हैं, ठीक है, या तो फिर एक तरीके के स्टूडेंट वे भी हैं जो मेंस क्वालिफाइड है, यानी कि इंटरव्यू अपीयर हो चुके हैं, ठीक है, बट एक तीसरे तरीके के वे लोग भी हैं जो इंटरव्यू दे के, ठीक है, इंटरव्यू दे के क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट भी हो चुके हैं, बट उनको क्या हुआ है, मनचाहा पोस्ट नहीं मिला है। तो अब ये जो सवाल है प्री पढ़े या मेंस पढ़े, मैं इस आधार पर देना चाहूंगी कि जो फर्स्ट टाइम के जो स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनका प्री नहीं रुक रहा है, मतलब प्री नहीं निकल रहा है, हो सकता है कुछ कारणों से, कुछ 1-2 नंबर से चूक हो रही होगी, 0.5 नंबर से चूक हो रही होगी, या तो फिर कुछ हमारे स्ट्रेटेजी में कमी रही होगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम के जो स्टूडेंट हैं, तो उनको इस 4.5 से 5 महीने में क्या करना है, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी कई मेंस दे चुके हैं, ठीक है, या फिर वो प्रीलिम्स कई बार क्वालिफाई कर चुके हैं, तो दूसरे उस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम के जो बच्चे हैं जिनका अभी तक प्री नहीं निकला है, वो क्या कर सकते हैं, वो देखिए, आपके पास सितंबर का समय है, लगभग सितंबर से लेकर फरवरी तक का समय में 4.5 से 5 महीने का समय है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अभी, अगर आपको मेंस पढ़ना है तो आप अभी ऐसे विषय को लेके चलें जो प्री में भी काम आए और मेंस में भी, ठीक है, जो प्री में भी काम आए और मेंस में भी। लेकिन जैसे ही अक्टूबर आएगा, क्योंकि आपका अभी तक प्री नहीं निकला है, ठीक है, या तो कुछ मार्क्स से रह चुका है, तो आप प्री को लाइटली नहीं ले सकते। आपके लिए प्री क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप प्री नहीं निकालेंगे आप मेंस पढ़ के भी कुछ नहीं उखाड़ सकते, सीधी बात है, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे कि अभी 15 दिन मेंस प्री प्लस मेंस आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही अक्टूबर आएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, आप अच्छे से जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं आप वो पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। प्री पास करने का एक ही तरीका है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव लगाने की, जितना प्रैक्टिस करेंगे टेस्ट सीरीज या फिर जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की, उसी से क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, स्किल्स डेवलप होगा, और वही आपको प्री निकालने में हेल्प करेगा। तो हमको ऑब्जेक्टिव लगाने से नहीं बचना है, हमको यहाँ पे अब 2 तरीके का अप्रोच है, या तो हम केवल जीएस पढ़ रहे हैं और सीधा जाके एग्जाम देंगे, या तो फिर ऑब्जेक्टिव। लेकिन ये अप्रोच मेरे को लगता है गलत है कि सीधा हम अब जीएस पढ़ लेते हैं, सीधा जाके एग्जाम में हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, या तो फिर टेस्ट पेपर में करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जीएस पढ़िए, हाँ, तो सीसेट हम एक एक करके बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो जो सबसे पहले जिनका प्री नहीं निकल रहा है, ठीक है, सीसेट निकल जा रहा है, हो सकता है जीएस में कुछ नंबर से चूक हो रही होगी, 0.5 से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, ऐसे करके नहीं निकल रहा है, या तो फिर जो पहली बार के बच्चे हैं तो वो बहुत ज्यादा किसकी प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू की। अब एमसीक्यू में भी किस टाइप के प्रश्न जो पिछले कुछ परीक्षाओं में पूछे गए हैं सीजीपीएससी द्वारा, सीजीपीएससी का जो पीवाईक्यू है, उसके साथ साथ सीजीजीएस, जो सीजीजीएस है, उसके लिए आप व्यापम द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं आप उसका भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया जीएस है उसके लिए मुझे लगता है कि आप सीजीपीएससी के साथ साथ जो अदर स्टेट के पीएससी हैं, जैसे कि एमपी पीएससी, राजस्थान पीएससी, झारखंड पीएससी, आप उसके भी प्रश्न लगाइए। यूपी पीएससी के प्रश्न थोड़ा लगाने से पहले थोड़ा देख लीजिएगा कि वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि नहीं है नहीं,
क्योंकि यूपीपीसीएस होता है उसमें थोड़े से प्रश्नों के लेवल ज्यादा कठिन होते हैं। उस तरीके के प्रश्न अभी तक सीजीपीएससी में नहीं आए हैं, या फिर आते भी हैं तो वहां पे फिर बहुत कट ऑफ डाउन चले जाता है। तो यूपीपीसीएस के क्वेश्चन को थोड़ा सेलेक्ट करके पढ़िएगा कि कौन सा प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। लेकिन सबसे पहले प्री में बैठने से पहले आप पूरा पीवाईक्यू, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, ठीक है, एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू आप कंप्लीट रूप से तैयार करके रखिए। प्री निकालने का एक ही तरीका है, सबसे पहले आप पूरा सिलेबस पढ़िए। सिलेबस में जितनी चीजें दी हुई है, सिलेबस से बाहर हमको कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस से बाहर कुछ आएगा तो वो हम इतना कॉन्फिडेंस रखना कि अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा, ठीक है। तो पहले सिलेबस के जितने विषय दिए हुए हैं आप विषयों को पढ़िए। विषय को पढ़ने के साथ साथ जैसे कोई टॉपिक पढ़े, जैसे हिस्ट्री में हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े, उसका टॉपिक कंप्लीट किए, उसके बाद उसी का क्या कर लिए, एमसीक्यू लगा लिए। उससे कितने प्रश्न आए हुए हैं, पीवाईक्यू लगा लिए। तो ये उससे क्या होगा कि वो जो विषय है या जो वो टॉपिक है वो कंप्लीट रूप से तैयार हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक से इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। जब तक आप प्रश्नों को नहीं देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो पहले अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं या फिर जिनका अभी तक प्री नहीं निकला है, वो सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। ये जो मुझे जो लगता है, मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि आप लोगों को ना अक्टूबर से ही प्रीलिम्स की ओर फोकस हो जाना चाहिए। हमको वेट नहीं करना है कि 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है ना, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम प्रेशर में आने लगते हैं, अरे यार एग्जाम आ गया, कुछ ही महीने बचे हैं, तो हम प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में ना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, ठीक है। अगर आप पहले से ही वो फ्लो बना के रखेंगे, आप अक्टूबर से ही चालू कर दिया, 1 नवंबर से भी चालू कर दिए हैं, तो अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यही लगेगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, बस नोटिफिकेशन आया है, मुझे फॉर्म भरना है और एग्जाम देना है। लेकिन अगर आप वेट करेंगे कि अभी मैं मेंस पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ, सीधा नोटिफिकेशन आने के बाद अगर प्री स्टार्ट करूंगी, तो वो अप्रोच मुझे लगता है गलत है, ठीक है। अब दूसरे जो तरीके के जो कैंडिडेट हैं, वो ऐसे कैंडिडेट जो प्री पहले दे चुके हैं या फिर पहले मेंस क्वालिफाई भी कर चुके हैं। अब ये क्या अप्रोच रखें, ये प्रीलिम्स और मेंस पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि प्री कैसे निकालना है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अगर ये इनके पास अगर नोटिफिकेशन आने के बाद भी दिसंबर और जनवरी 2 महीने का समय रहता है, वो 2 महीने के समय में भी कर लेंगे। क्योंकि उनके पास शॉर्ट नोट्स रेडी है, बुक में वो हाईलाइट करके रख चुके हैं। उनको क्या करना है, सिर्फ उठाना है, हाईलाइटेड चीजों को पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है और पेपर देना है। तो ये जो कैंडिडेट है, मुझे लगता है ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, ठीक है। इनको ऑलरेडी पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैं इनकी बात ज्यादा नहीं करूंगी, ठीक है। हमको जो पहले अटेम्प्ट या जिनका अभी तक प्री नहीं निकला है, वो बच्चे क्या करें कि आपको नोटिफिकेशन का वेट तो नहीं करना है सबसे पहले, ठीक है। आपको पता है कि जब तक मैं प्री पास नहीं करूंगी तब तक मैं मेंस नहीं दे सकती, ठीक है। तो आपको या तो अगर मेंस पढ़ना ही है तो प्री प्लस मेंस पढ़िए, जो कि ऐसे सब्जेक्ट जो प्री में भी काम आएंगे मेंस में भी, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, सीजी हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, सीजी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक, ठीक है, एनवायरमेंट, ये सब सब्जेक्ट को पढ़िए। लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू और पीवाईक्यू लगाइए। बिना एमसीक्यू पीवाईक्यू लगाए आपका नहीं अपार नहीं होगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू एमसीक्यू मल्टीपल टाइम्स लगाइए। और इसको एक तरीका है, जैसे आप घटना चक्र उठाए, ठीक है, घटना चक्र उठाए, मान लीजिए 1 2 3 ऐसा करके प्रश्न दिए हुए हैं। अब कुछ प्रश्न हो सकता है कि एक बार में बन जाए, ठीक है। कई सारे प्रश्न ऐसा होते हैं ना कि हमको नॉलेज है, बेसिक प्रश्न वो हमको एक बार में बन जाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हमसे एक बार में नहीं बनते। तो मेरा जो तरीका है, मैं उसको वहीं पे मार्क करके रख लेती हूँ, ठीक है, ताकि जब मैं दोबारा रिविजन करूँ तो, क्योंकि जो क्वेश्चन पहली बार में बन जा रहा है तो हमको उसमें मेहनत नहीं करना है, उसमें क्यों हम समय वेस्ट करें। तो जब हम रिविजन करेंगे तो जो प्रश्न हमसे नहीं बना है उसको आप मार्क करके रखिए, केवल मार्किंग वाले प्रश्न ही पढ़िए, जो प्रश्नों को आपने मार्क करके रखा है। तो इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा, ठीक, क्योंकि हम दोबारा रिवीजन करेंगे फिर उन्हीं प्रश्नों को पढ़ेंगे जो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, हमसे बन जा रहे हैं, तो वो हमारा समय लेगा। इसीलिए आप जब पहली बार जब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो ऐसे करके ना मार्क कर लिया कीजिए। जो पहली बार में बन गया उसको मार्क मत कीजिए, जो पहली बार में भी नहीं बन रहा है या फिर दूसरी बार में भी नहीं बन रहा है उसको आप मार्क कर लीजिए, ताकि इसको क्या करना है, विशेष रूप से ध्यान देना है। अब ये हो गई कुछ प्रीलिम्स के लिए बातें, मतलब हमको एमसीक्यू कैसे लगाना है, पीवाईक्यू तो देखना ही है सारे पेपर का। अब हम देखते हैं कि हमारा डेली टारगेट क्या होना चाहिए। अभी इन 4.5-5 महीनों में हमको क्या पढ़ना है। मैं आपको घंटे नहीं बताऊंगी कि आप 6 घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, क्योंकि जब आप इफेक्टिव पढ़ेंगे तो आपके लिए 4 घंटा या 6 घंटा भी सफिशिएंट है, और नहीं तो फिर आप 12 घंटे भी बैठ के टाइम पास कर सकते हैं। तो घंटे मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप कितना
पढ़ रहे हैं, कितना आपका अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं वो 4 घंटा, तो वो 4 घंटा आपके 8 घंटे के बराबर होता है। तो हमको एफिशिएंट स्टडी करना है, ये नहीं कि हमको सिर्फ समय देखना है, समय काटना है कि नहीं मैंने तो आज 8 घंटा पढ़ा, लेकिन वो 8 घंटा प्रोडक्टिव नहीं है। तो हमको टारगेट बेस्ड पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि हम हमारे लिए एक अच्छा स्टडी जो होता है वो टारगेट बेस्ड होता है। आप डेली टारगेट बनाइए कि आज मुझे क्या करना है, वीकली टारगेट बनाइए कि नहीं इस वीक में मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट को खत्म करना है, क्या क्या पढ़ना है, और फिर मंथली टारगेट बनाइए। ऐसे करके जब आप अपने आप को खुद को टारगेट देंगे और टारगेट को अचीव करने का प्रयास करेंगे डेली, तो एक आप देखेंगे कि एंड तक, अंतिम तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप एक बेहतर स्थिति में रहेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक ये मिनिमम बातें हैं कि डेली टारगेट में मुझे जो लगता है प्रीलिम्स के लिए स्पेशली कि आपको ना 2 सब्जेक्ट डेली इंडिया जीएस के पढ़ने चाहिए, क्योंकि इंडिया जीएस का सिलेबस वास्ट है, तो एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इसीलिए डेली आप 2 सब्जेक्ट, 2 कोई भी विषय जो आपसे नहीं बनता या फिर जो आपको बनता भी है, वो 2 इंडिया जीएस आप डेली पढ़िए। और डेली एक सब्जेक्ट किसका पढ़ना है, छत्तीसगढ़ जीएस का। अब इसको आप अपने हिसाब से समय दे सकते हैं। अगर आपको 2 सब्जेक्ट इंडिया जीएस को पढ़ना है या तो उसको 1-1 घंटे में बांट लीजिए या 1.5 घंटे में बांट लीजिए, वो आपका कॉल है, आप कितना समय दे पाते हैं स्टडी को। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे घंटे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि डेली टारगेट रखिए कि हाँ मेरे को 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 इंडिया जीएस करना है, मतलब करना है। उसके बाद फिर आप डेली 1 सीजीजीएस कीजिए। एक क्यों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो कंटेंट है वो इंडिया जीएस की अपेक्षा कम है, हम 1 घंटे में भी बहुत सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। तो आप डेली 1 क्या लगाइए, सीजीजीएस लगाइए। उसके बाद फिर डेली कम से कम आधा घंटा 30 मिनट क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। और क्या करना है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी न्यूज है आप न्यूज देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, टेलीग्राम चैनल देखिए। तो डेली 30 मिनट या आधे घंटे आपको करंट अफेयर देखना है, क्योंकि एकदम से आप लास्ट में करंट अफेयर छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाएंगे आप, क्योंकि अरे यार ये नया चीज है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए डेली न्यूज़पेपर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, चीजों से अवेयर रहेंगे, तो आपके लिए वो नया नहीं रहेगा। तो ये डेली मुझे लगता है 30 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एक अच्छी हैबिट भी है। उसके बाद फिर डेली आप 1 घंटा सीसेट बनाइए। सीसेट इजी आ रहा है, टफ आ रहा है, आप इस पे मत जाइए, डेली सीसेट बनाइए, क्योंकि हमको हर तरीके की परिस्थिति के लिए क्या करना है, तैयार रहना है। पीएससी जो है अपना पैटर्न फिक्स नहीं रखा है, खासकर प्री का, कभी भी उसमें बदलाव हो सकता है। जैसे पिछले 2 साल में काफी टफ थे, प्रश्नों का लेवल भी काफी टफ था और उसके साथ साथ ऑप्शंस का भी, लेकिन पिछले 2 सालों में थोड़ा सा उसमें लिबर्टी आई है। ठीक है, जैसे कि 2023 वाला जो पीएससी था प्री स्पेशली, उसमें क्या पूछा गया था कि सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चंस थे और 1 लाइनर उसके ऑप्शंस थे, तो लोगों ने इजी पेपर है करके बहुत सारे अटेम्प्ट कर दिए। उसके बाद फिर 2024 का पेपर आया, 2024 में भी 1 लाइनर क्वेश्चंस ही थे, लेकिन उसमें आयोग ने थोड़ा चतुराई करके क्या किया, ऑप्शंस को थोड़ा सा हेर फेर कर दिया। हेर फेर मैक्सिमम क्वेश्चन लोगों ने अटेम्प्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि 2024 का जो प्री था उसमें सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो गए लोगों से, क्योंकि लोग समझ नहीं पाए ये पेपर 2023 जैसा नहीं था। तो अब मैक्सिमम लोगों ने उसमें ज्यादा तो अटेम्प्ट कर दिया, उससे क्या हुआ, सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हुए, जिससे कट ऑफ जहां 2023 में कितना गया था 134 से 136 मार्क्स, वहीं 2024 में लगभग 108 से 115 नंबर कट ऑफ गया। ठीक है, हम यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल प्री में अभी फिलहाल इन महीनों में क्या करना है हम उस पर बात करेंगे। तो इस तरीके का हमको नहीं करना है, हमको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, जितने भी पीवाईक्यू हैं वो लगाना है, उसके साथ साथ एमसीक्यू लगाने हैं। अगर आप इतना कर लेंगे, आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं अब मैं तैयार हूँ, मतलब हमको प्री अब देना है। ठीक है, तो ये जब तक आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि नहीं मैंने जितना पढ़ा है उतना क्या है, इनफ है, इससे इतना में एग्जाम आराम से हो जाएगा, मैंने सारे सिलेबस को कवर कर लिया है, मुझसे कुछ नहीं छूटा है। तो ये वाला एटीट्यूड एग्जाम में होना चाहिए। अब हम बात करें सीसेट की, तो हमको सीसेट को भी लाइटली नहीं लेना है, हमें डेली 1 घंटे सीसेट के लिए देने ही है। 1 घंटे को भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप आधा घंटा क्या पढ़िए, डेली मैथ्स और रीजनिंग। अब इसको भी आप दिनों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप हफ्ते के 3 दिन मैथ्स बनाइए, 3 दिन रीजनिंग बनाइए, ऐसे करके अपने जो दिनचर्या है या फिर जो वीकली टारगेट दे सकते हैं। और डेली एक टॉपिक रीजनिंग के, एक टॉपिक मैथ्स के, ज्यादा नहीं, आप 2-4 प्रश्न भी डेली सॉल्व करेंगे ना,
प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप वहां पे प्रेशराइज नहीं होंगे जब आपके पास पेपर आएगा तो, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अगर हम मैथ्स बैकग्राउंड से हैं हमसे तो मैथ्स बन जाता है, लेकिन वहां पे क्या होता है समय निकलते जाते हैं तो प्रेशर में हमसे प्रश्न नहीं बनते या फिर गलत उत्तर आते हैं। तो उससे बेहतर है कि हम डेली 2-4 प्रश्न, डेली आप टारगेट अपने आप को दीजिए कि हाँ मुझे 5 प्रश्न करने हैं, 10 प्रश्न करने हैं, ऐसे करके आप डेली मैथ्स और रीजनिंग के 5 से 10 प्रश्न बनाइए। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपका जो जोड़ना घटाना इन बेसिक चीजों में नहीं फंसेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है प्रेशर में हम सही से ना जोड़ भी नहीं पाते, घटा भी नहीं पाते। तो हमको क्या करना है कि डेली 30 मिनट मुझे लगता है कि मैथ्स रीजनिंग डेली सॉल्व करना ही चाहिए। उसके बाद फिर दूसरा भाग है इसका लैंग्वेज। लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज है? हिंदी और छत्तीसगढ़ी। तो मुझे लगता है कि मिनिमम 30 मिनट आप डेली लैंग्वेज पढ़िए। ये मेंस में भी काम आएगा और प्री में तो हालांकि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, खासकर पेपर 1 के लिए। ठीक है, तो आप जब देखेंगे तो इसमें ज्यादा समय अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका लैंग्वेज अच्छा है, अगर आप छत्तीसगढ़ी भाषा आपको आती है, उसमें ज्यादा समय नहीं देना है, तो आप हिंदी पढ़ लीजिए, मैथ्स सॉल्व कर लीजिए। ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। ये मेरा जो मिनिमम अप्रोच है कि मिनिमम आपको डेली 2 जीएस, इंडिया जीएस, डेली आपको सीजीजीएस, डेली करंट अफेयर और डेली सीसेट, ये इन चीजों को आप अपने हिसाब से समय के अनुसार इसको बांट लीजिए। अपने दिनचर्या को 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं वैसे इसको बांट लीजिए और इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। ये मेरा मानना है कि मिनिमम ये चीजें तो डेली होनी चाहिए। और आप समय बेस, अगर आपका पढ़ाई वैसा होता है कि नहीं मुझे इतने घंटे पढ़ने, तो आप उस तरीके से पढ़िए। लेकिन मुझे लगता है कि जो टारगेट बेस्ड स्टडी है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम डेली खुद को टारगेट देते हैं और हम पूरा करने का क्या करते हैं, उसका प्रयास करते हैं कि नहीं मुझे आज ये टारगेट अचीव करना है, मुझे ये पढ़ना है। तो आप टारगेट ओरिएंटेड स्टडी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एंड तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, आप एमसीक्यू वगैरह सब सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अभी टेस्ट सीरीज संचालित होगा प्रीलिम्स का अक्टूबर से, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको जो भी समय दिया रहेगा, जैसे कि 4 दिन, 5 दिन या फिर हफ्ते भर जो भी है, तो आप उस समय में उस विषय को तैयार करने की कोशिश कीजिए कि नहीं मुझे 3 से 4 दिन में ये विषय को कंप्लीट करना है विथ एमसीक्यू। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप को टारगेट दे रहे हैं, तो उससे आपका दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब इन जो 4.5 से 5 महीने जो हमारे पास समय है, ठीक है, इसमें कोशिश ये करना है कि दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर तक एटलीस्ट हमारा सिलेबस एक रीड हो जाए, हम सारे विषयों को एक बार एटलीस्ट पढ़ लें। उसके बाद फिर रिवीजन जब हम करें तो जनवरी, इसको आप 2 पार्ट बांट लिया, तो पूरा जनवरी आप रिवीजन कीजिए, या तो फिर आप जितना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं इसको ऐसा भी बांट सकते हैं कि जनवरी में लगभग 20 दिन में आप ये एक रीड हो गया दिसंबर तक, उसके बाद 20 दिन में आप पहला रिवीजन, उसके बाद फिर एंड तक एग्जाम तक दूसरा रिवीजन। तो ऐसे करेंगे तो आप एक ही विषय को 3 से 4 बार एग्जाम से पहले पढ़ चुके होंगे। तो 3 से 4 बार जब आप किसी विषय को पढ़ चुके रहेंगे तो आपको कई सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आप एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है कि आप अपने टारगेट्स को महीनों में, हफ्तों में बांटिए, उसको पढ़िए और अपने आप को टारगेट दीजिए कि नहीं मुझे दिसंबर तक एटलीस्ट एक रीड कंप्लीट करना है, जनवरी में मेरे को पहला रिवीजन कंप्लीट करना है, फिर फाइनल एग्जाम होने से पहले मेरे को दूसरा रिवीजन कंप्लीट करना है। प्री के लिए या मेंस के लिए या फिर किसी भी परीक्षा के लिए मुझे लगता है पढ़ने से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिलेबस है, हम पढ़ते बहुत कुछ है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर उपाय यही है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आप रिवीजन भी कीजिए। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा पढ़ रहे हैं और रिवीजन कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उससे अच्छा आप कम पढ़िए लेकिन रिवीजन ज्यादा कीजिए। उससे क्या होगा, चीजें कंठस्थ हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रीलिम्स, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, हमारे क्या डेली टारगेट होने चाहिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव कैसे लगाएं। मैंने जैसे एक बताया कि आप इंडिया जीएस के लिए क्या ले लीजिए, घटना चक्र ले लीजिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए घटना चक्र काफी बेहतर है, उसमें सभी स्टेट्स के दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इंडिया के लिए क्या लगाइए, घटना चक्र। ठीक है, अब जो सीजी का जो पोर्शन है, सीजी के जो ऑब्जेक्टिव हैं, ये आप किसी भी लोकल पब्लिकेशन का ले सकते हैं। साथ ही साथ अभी विनय कुमार पाठक की जो ऑब्जेक्टिव बुक आई है वो भी काफी अच्छी है छत्तीसगढ़ के लिए, आप उसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको जो भी पसंद हो आप अपने हिसाब से छत्तीसगढ़ का ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव जरूर से लगाइए। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब टेस्ट सीरीज, क्योंकि हम पढ़ते तो हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी लगाते हैं, लेकिन हमारा क्या परफॉर्मेंस है, हम उस चीजों को या फिर हमारा जो स्टडी है हम उसको कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, हम ये जांचने का एक तरीका होता है टेस्ट सीरीज। ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है वो फाइनल एग्जाम में परफॉर्मेंस
करने से पहले, फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले एक क्या है, एक रणनीति के रूप में, एक तैयारी के रूप में आप पढ़िए, ऑब्जेक्टिव लगाइए, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में आके उन चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको वो चीजें, सारी चीजें फेस होगी जो आपको एग्जाम में होने वाली होंगी, तो उन चीजों को पहले ही आप क्लियर कर लीजिए। आपको जो फियर है, डर लग रहा है, चीजें मिक्स हो रही है, याद नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज में अपना आकलन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आप अपना आकलन करेंगे तो उससे क्या होगा कि आप फाइनल जो पेपर है तब तक आपका कंप्लीट हो जाएगा सब चीज। ठीक है, तो ये हो गई प्रीलिम्स की बातें। अब हमारे जो कोचिंग संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है, मेंस का, प्री का, आप इसमें आप इनरोल करा सकते हैं, दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये हमारे कुछ कोर्सेस हैं। ठीक है, ये रिसेंट में आमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज भी अभी संचालित किया जाएगा। तो ये टेस्ट जो है आमीन पटवारी का, ये 18 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है। जो पहला टेस्ट है वो सभी के लिए फ्री है। ठीक है, डेमो के रूप में आप इसमें आइए, बैठिए और लाभ उठाइए।